एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या यूँ कहिए सिंपल वर्ड्स में ईटी। आफ्टर ईटी आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको वो 15 दिन निकालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और आप में से कितने ऐसे हैं जो 5th या 6th डे के बाद सोचते हैं अब रुकना मुश्किल है, टेस्ट करते हैं। सो डॉक्टर आकांक्षा, हमारा अगला सवाल इसी के बारे में है। आपके पास भी लोग आते हैं और कहते हैं मैम 5 दिन हुए थे, मैंने टेस्ट किया नेगेटिव, तो मेरा तो बेकार है साइकिल, पॉजिटिव आएगा ही नहीं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सी इट इज़ ईजियर सेड दैन डन कि आप पेशेंटली वेट करो, क्योंकि मुझे पता है कि आपने अभी तक जितना भी एफर्ट डाला, जितने इंजेक्शंस लिए, वट एवर यू हैव गॉन थ्रू, दिस इज़ द कल्मिनेशन ऑफ इट। अभी आपको पता चलेगा कि आपकी मेहनत, आपकी क्लिनिक की मेहनत सक्सेसफुल हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन लोग यूजुअली क्या करते हैं, 5वें 6ठे दिन पे अगर वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेंगे, तो सबसे पहले ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं ये कैसे काम करते हैं। जब एम्ब्रियो हमारे अंदर इम्प्लांट होता है तो बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको बोलते हैं HCG हार्मोन। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके डॉक्टर जब आपको ब्लड टेस्ट लिख के देते हैं 2 हफ्ते के बाद में, तो बीटा HCG ब्लड टेस्ट लिख के देते हैं वो आपको। राइट। तो जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। अगर आपके ब्लड में HCG हार्मोन की लेवल ज़्यादा नहीं है तो वो यूरिन में निकलेगा नहीं। ओके, राइट। इट हैज़ टू बी अबव अ सर्टेन लेवल फॉर इट टू बी एक्सपेल्ड अलॉन्ग विद द यूरिन। राइट। तो जब इनिशियली आपके हार्मोन बढ़ रहे हैं, एक बार आपका एक डिसेंट, अगर आप 14वें दिन पे ब्लड टेस्ट कराएंगे और फिर उसके 2-3 दिन के बाद रिपीट करेंगे तो वैल्यू डबल हो जाएगी। तो आप ये सोचिए कि अगर उसको हाफ करते करते आप नीचे लेके आएंगे तो 5वें 6ठे दिन तक वैल्यू इतनी नहीं होती कि वो आपके यूरिन में रिफ्लेक्ट करे। ब्लड टेस्ट भी इतना इंडिकेटिव नहीं होता, नहीं होगा। राइट। क्योंकि अगर आपने 5वें दिन करा लिया, आपका 13-14 वैल्यू आया, तो यू डोंट नो वेदर यू आर हियर और देयर, और फिर वो जो एंग्जाइटी होती है दैट इज़ वर्स देन योर वेट। बिल्कुल राइट। क्योंकि तब आपको ये लगता रहता है कि भगवान नहीं हुआ, होगा नहीं हुआ। वो आपकी एंग्जाइटी को कम नहीं करते, वो आपकी एंग्जाइटी को बढ़ा देते हैं। एंड ये तो पेपर भी रिलीज़ हो चुका है अमेरिकन पब्लिकेशन में, जिसमें बताया गया है कि स्ट्रेस इज़ एक्चुअली काउंटर इंडिकेटिव। जिन फीमेल्स को स्ट्रेस रहा है वो कंसीव करने में उनको मुश्किल रही है, बिकॉज बॉडी फील्स दैट इट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट दैट प्रेगनेंसी। तो मैं अपने पेशेंट्स को यही बोलती हूँ, मुझे पता है कि इट इज़ ईजियर सेड दैन डन, मैं आपकी सिचुएशन नहीं हूँ, बट प्लीज़ आप स्ट्रेस मत लो, और जिस दिन हम आपको बोलते हैं टेस्ट करने के लिए आप उसी दिन टेस्ट करो। सो इम्पॉर्टेंट है अपने डॉक्टर को सुनना। हम बहुत बार ये कोशिश करते हैं एंड मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं एंड एट टाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर दिन उनको काउंसिल कर रही हूँ। 5th डे हो गया, मैम सिम्टम तो आ ही नहीं रहा, मैम कोई पेन तो नहीं है, एंड अगले दिन वही कॉल करके होता है बैक पेन लग रही है, कुछ कहते हैं ब्रेस्ट टेंडरनेस हो गई, तो इसका मतलब पीरियड्स आ रहे हैं, या इट्स लाइक कि मैम कुछ बहुत पिनिंग सी पेन है, अब क्या होगा, नहीं ये तो पॉजिटिव नहीं है। सो डॉक्टर आकांक्षा, कुछ सिम्टम्स देती है हमारी बॉडी, दो 15 डेज़ लाइक बहुत ही शॉर्ट पीरियड है हमारी बॉडी को ये बताने के लिए कि हाँ हम प्रेग्नेंट हैं, बट कुछ ऐसा है जो हमें पता चल गया है कि नहीं भाई ठीक ही चल रहा है सब कुछ? ये जब सारे सिम्टम्स जो होते हैं, दीज आर फैंटम सिम्टम्स। ओके। दीज डोंट एग्जिस्ट। जैसे कि आपने बोला कि इट्स वेरी अर्ली इन द प्रेगनेंसी, मतलब जब आप नेचुरली कंसीव करते हैं तो भी 15 दिन के बाद जब आपका पीरियड मिस होता है तभी तो आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। राइट। अभी बिकॉज यू आर एंटिसिपेटिंग अ प्रेगनेंसी, तो यू आर सॉर्ट ऑफ क्रिएटिंग दीज सिम्टम्स इन योर माइंड। अभी कुछ भी होना शुरू नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली जो सिम्टम्स होते हैं, ये जो HCG वैल्यू की जो मैं आपको बात करी थी, ये हार्मोन मोस्टली इसी से रिलेटेड होते हैं। जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं आपके, जो उल्टी आना और ये वो है, ये टिंगलिंग विंगलिंग वगैरह, ये आपके दिमाग की उपज है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक लौता सिम्टम जो मैं बोलूँगी वो है कि आपको 10वें 11वें दिन पे अगर मान लीजिए कि कुछ ब्राउनिश डिस्चार्ज हो रहा है, तो कई बार लोग डर जाते हैं कि हमारे पीरियड शुरू हो गए, मतलब कि प्रेगनेंसी नहीं है। बट ब्राउनिश डिस्चार्ज इज एक्चुअली अ गुड इंडिकेशन।
इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं उसको, एंड दैट इज अ गुड इंडिकेशन. नाउ इट इज नॉट 100% इंडिकेशन, राइट. but if it is there you don't have to worry. It might be a good news only. You don't have to assume कि आपके periods आ गए हैं, हे भगवान मेरे को pregnancy नहीं हुई, ऐसा नहीं है. It can be implantation bleeding if it's a brownish discharge. और ये कितने % फीमेल को ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है? Around 50% times होती है, 50% times नहीं होती है. ओके. तो अगली बार किसी ने आपको कहा कि अरे तुम्हें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई, तुम्हारी प्रेगनेंसी तो है ही नहीं, तो प्लीज़ दिल मत छोटा कीजिएगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा. ये सिर्फ और सिर्फ 50% फीमेल्स को ये सब होता है. एंड जैसे डॉक्टर आकांक्षा ने बोला, ये फैंटम सिम्टम से थोड़ा बच के रहिएगा, इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है. डॉक्टर आकांक्षा, जैसे अभी हमने ये आफ्टर ईटी वाली चीज़ की, तो आपने, मैंने, हम सब ने बहुत अच्छी मूवी आई थी गुड न्यूज़, हम तो स्पेशली हॉल पे देखने गए थे, बिकॉज़ बड़े सारे क्लाइंट्स ने फ़ोन करके बोला मैम आप हॉल पे देख के आइएगा, उसका अलग मज़ा है. एंड उसके बाद बहुत सारे लोगों का कॉल भी आया, क्या मेरा लैब ऐसे तो नहीं कर रहा, बिकॉज़ उसमें आप सब लोग जानते हैं कि उसमें स्पर्म जो थे वो एक्सचेंज हो गए थे, तो एक डर, एक फियर लोगों के मन में बैठने लगा. कुछ लोगों ने तो बोला 4 महीने हो गए, ये बच्चा तो मेरे जैसा लग नहीं रहा, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई. तो आप बताइए आप कैसे अलग स्पर्म, अलग सैम्पल्स या अलग एम्ब्रियो मार्क करते हैं? इज़ देयर एनी पर्टिकुलर फॉर्मूला और ऐसा कुछ जो आप एज ए एम्ब्रियोलॉजिस्ट करते हैं लैब के अंदर, ताकि असलियत में गुड न्यूज़ ना बने? तो आपने जैसे मूवी की बात बोली, तो मूवीज़ में यू नो कि दे एग्जैजरेट एवरीथिंग. ठीक है, साउथ इंडियन मूवीज़ में देखिए, एक हीरो है वो हाथ ऊपर करता है, 8 जन उछल के पीछे गिर जाते हैं. तो मूवीज़ में जो भी दिखाया जाता है इट्स एन एग्जैजरेशन. आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ 100% फॉल्स, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं लैब में, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. It is a possibility, but the good thing is that we realize that it is a possibility and we take measures कि ऐसा कुछ ना हो. मैं व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगी कि अगर ऐसा कुछ मिक्सअप हो जाता है तो इसमें सिर्फ आपकी लाइफ नहीं उथल पुथल हो रही है, हमारा करियर भी ख़त्म हो जाएगा. बिल्कुल. क्योंकि डेफिनेटली यू विल बी राइट, आप हमें स्यू करेंगे, हमारी बदनामी होगी, हमारे बारे में बोला जाएगा कि इनके यहाँ मिक्सअप होते हैं, हमारा करियर ख़त्म. तो दोनों ही साइड से एथिकली, मॉरली, इन एवरी विच वे वी आर completely responsible in taking care that mix-ups don't happen. इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो जहाँ पे भी पेशेंट के गैमीट्स होते हैं, जैसे अगर स्पर्म से शुरुआत करें तो स्पर्म कलेक्शन से, तो जो सीमेन कलेक्शन जार होता है वो भी हम ही पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसके जार पे और उसके लिड पे पेशेंट का नाम, उनका आईडी नंबर, उनकी जो भी डिटेल्स हम लिख सकते हैं वो हम लिखते हैं और अपने हाथों से लिख के हम वो पेशेंट को देते हैं. पेशेंट भी सामने खड़ा होता है व्हेन दे आर एक्सेप्टिंग दैट कंटेनर. मोर इम्पॉर्टेंटली वी डू एवरीथिंग 1 by 1. हम लोग इकट्ठे 3-4 पेशेंट के सैंपल्स को अपने सामने नहीं रखते हैं कि कोई पॉसिबिलिटी ही ना हो. अगर एंड्रोलॉजी में सैंपल कलेक्शन आपका हो रहा है तो एक सैंपल हमारी लैब के अंदर आएगा, वो प्रोसेस किया जाएगा और उसके बाद ही दूसरा सैंपल अंदर आएगा जब पहले वाले को हम डिस्कार्ड कर चुके हैं. ओके. नाउ कमिंग टू एम्ब्रियोज, वो पेट्री डिश में ग्रो करते हैं. उन पेट्री डिशेस को भी हम कम्प्लीटली लेबल करते हैं. अब मान लीजिए आपको IVF करना है जिसमें एग और स्पर्म मिक्स करना है, तो एक साइड पे आपके पास एग्स हैं, एक साइड पे आपके पास स्पर्म सैंपल है. नाउ आपको ये दोनों मिक्स करना है, तो वी डू समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज डबल विटनेसिंग. इसमें पेशेंट का फॉर्म हमारे सामने होता है जिसमें पेशेंट का नाम लिखा होता है और हस्बैंड का नाम लिखा होता है. राइट. फिर हम एक सैंपल निकालते हैं एक बार में, स्पर्म सैंपल हस्बैंड का, और एक एग्स की पेट्री डिश निकालते हैं सामने. ओके. लैब में एट दैट पॉइंट 2 जन होते हैं.
हम दोनों कंफर्म करते हैं कि फॉर्म पे ये नाम लिखा है, स्पर्म सैंपल के ट्यूब पे ये नाम लिखा है और पेशेंट के एग की पेट्री डिश पे भी वही नाम लिखा है। तो इट इज़ कॉल्ड अ डबल विटनेसिंग सिस्टम। ओके। मान लीजिए कि एक इंसान है, उसका ध्यान नहीं है, वो कुछ और स्ट्रेस में है, कुछ और उसका दिमाग चल रहा है, तो दूसरा इंसान तो उसको पकड़ लेगा ही। सो दिस इज़ कॉल्ड अ डबल विटनेसिंग सिस्टम। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जो कि अब काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, AI विटनेसिंग सिस्टम्स भी आ रहे हैं। अच्छा, इसमें भी जो RFID के बेसिस पे काम करते हैं। तो जैसे स्कैनर और बार कोड्स आपने देखा होगा सुपरमार्केट में लगा रहता है, तो ऐसे ही बार कोड वो पेट्री डिशेस पे लगा दिया जाता है। ओके। एंड जो उसका रीडर होता है, इट इज़ वेरी क्लोज टू द वर्क स्टेशन और हमारे सामने एक मॉनिटर होता है। तो जैसे ही आप एक पेशेंट की डिश उठा के अपने वर्क स्टेशन पे रखेंगे, वो पेशेंट का नाम सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, इंटरेस्टिंग। अगर मान लीजिए कि पेशेंट का मिसमैच है, आपको पहले स्क्रीन पे फीड करना है कि आप कौन से पेशेंट का प्रोसीजर करने जा रहे हैं। मान लीजिए आपने गलती से दूसरे पेशेंट का डिश निकाल के अपने सामने रख लिया, तो इमीडिएटली वो रीडर आपको बोलेगा कि पेशेंट मिसमैच, और वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। और ये सारे इवेंट्स भी लॉग हो जाते हैं। अच्छा, ओके, पूरा सिस्टम बना हुआ है। पेशेंट ये लॉगिन भी हो जाता है कि दिस वाज एन एरर, गलत डिश उठाई गई थी। तो वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा जब तक कि आपका, तो जो सिंगल एम्ब्रियोलॉजिस्ट लैब्स हैं उनमें दिस विटनेसिंग सिस्टम इज़ वेरी गुड। बाकी आई डू अंडरस्टैंड दैट दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। तो डबल विटनेसिंग सिस्टम जो है, मान लीजिए आपके पास दूसरा एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जूनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट कोई नहीं भी है, तो आप किसी नर्स को भी रख सकते हैं अपने साथ में। यू नीड ओनली 2 विटनेसेस, या आप डॉक्टर को रख सकते हैं अपने साथ में। बट एनी टाइम यू आर हैंडलिंग द सैंपल, एटलीस्ट डबल विटनेसिंग शुड हैपन, एंड दिस वे वी प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ मिक्सअप्स एनीवेयर। टॉकिंग ऑफ मूवीज, ऐसे ही हम विकी डोनर के बारे में भी बात कर सकते हैं। उसकी बात मैं निकालूंगी क्योंकि जब वो मूवी रिलीज हुई थी उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे कितने सारे यंग लड़कों के हमारे पास फ़ोन आते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये काम करके तो हम लखपति बन जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत सारे प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं। और अब तो जो लॉ आ गया है उसके तहत एक डोनर वो एक पेशेंट को एक ही बार डोनेट कर सकता है। राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मल्टीपल टाइम्स डोनेशन करके, और एनी गैमीट डोनेशन हैज़ टू बी अल्ट्रुस्टिक। राइट। तो लीगली आपको कोई पैसे भी नहीं मिलते हैं इस चीज़ के। तो अभी भी आज भी हमारे पास काफ़ी काफ़ी यंग लड़कों के फ़ोन आते हैं कि सीमेंट डोनर की ज़रूरत है, क्या डोनर की ज़रूरत है। तो काइंडली ऐसा ना करें, क्योंकि आपको कोई भी एंटरटेन नहीं कर पाएगा इसमें। राइट, ये आपने ठीक बोला, बिकॉज मुझे खुद को बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि हमने ये डोनेट करना है, स्पर्म डोनेशन का सेंटर कहाँ है, आप मिलवा दीजिए, बात करवा दीजिए। सो ऐसा नहीं है। वो ये डॉक्टर आकांक्षा, एक्चुअली मूवीज़ हमें बहुत इम्पेक्ट करती हैं, सच्चाई के आसपास होती हैं पर पूरा सच नहीं है। जैसे डॉक्टर आकांक्षा ने बोला विकी डोनर है या गुड न्यूज़ है, ये आपके एंटरटेनमेंट और अवेयरनेस के लिए है। बट आप अननेसेसरली अपने सेंटर, अपने डॉक्टर या यूँ कहीं अपने एम्ब्रियोलॉजिस्ट को ब्लेम करें, दैट इज़ रॉन्ग। आप अपने डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आपकी सक्सेस उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। हर एक पेशेंट की सक्सेस स्टोरी उनके सक्सेस रेट को बढ़ाती है। तो आपके साथ सच्चाई से काम करने वाला आपका ही डॉक्टर है। डॉक्टर, आपने स्पर्म डोनेशन की बात करी। आजकल अगर हम देखें तो मेल इनफर्टिलिटी के केसेस आर रियली ऑन द राइज। पहले सब कुछ ब्लेम फीमेल के ऊपर डाला जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा हट के हम मेल फैक्टर को भी देखते हैं। और जो मेरे पास केसेस आते हैं, मैक्सिमम मैं अगर आपको बोलूँ कि मोर देन 60% DFI इश्यूज़ हैं, जिसको हम DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स कहते हैं। तो ऐसे केसेस में डोनर स्पर्म है या आपके जैसे एम्ब्रियोलॉजिस्ट की यहाँ एंट्री हो सकती है? DFI की आपने जो बात निकाली है, दैट इज़ डेफिनेटली वेरी इम्पॉर्टेंट। अभी क्या है कि इनफर्टिलिटी में देखा जाए तो 50% फीमेल इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड 50% मेल इज, दैट्स एन एक्चुअल स्टैटिस्टिक कि 50% मेल इज़ रिस्पॉन्सिबल। नाउ DFI आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो स्ट्रेस है, एज है,
स्मोकिंग है, डायबिटीज़ है, इन सब कारणों से, ओबेसिटी है, इन सब कारणों से आपका डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स बढ़ जाता है। नाउ बिफोर दैट, व्हाट इज़ डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स? स्पर्म के अंदर डीएनए होता है। स्पर्म इज़ द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता। उसका काम होता है कि जो मेल डीएनए है उसको एग तक पहुंचा देने का। तो अब ये जो क्रोमोसोम टाइटली पैक्ड स्पर्म के अंदर है, डीएनए फ्रैगमेंटेशन, एज द नेम सजेस्ट, ये जब फ्रैगमेंटेड हो जाएगा, टूट जाएगा, तो अगर किसी स्पर्म का डीएनए फ्रैगमेंटेड है, इट विल नॉट बी एबल टू डू इट्स जॉब प्रॉपरली। और ये दिक्कत है कि जब आप नॉर्मल स्पर्म एनालिसिस करते हैं, काउंट हो गया, मोटिलिटी हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, ये सब आपको डीएनए लेवल पे नहीं दिखाता है कि क्या चल रहा है। तो इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट होता है विच इज़ कॉल्ड द DFI टेस्ट, राइट, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर रूटीन सीमेन एनालिसिस। तो हम वो करके DFI डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका आउटर लिमिट है 30%। अगर 30% से ज़्यादा DFI, इट शुड बी लेस देन 15%। ज़ीरो किसी का भी नहीं होता, इट शुड बी लेस देन 15%। बट अगर ये 30 से ऊपर जा रहा है, देन इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। सो ये टेस्ट भी सीमेन एनालिसिस के साथ साथ हो जाता है? सीमेन एनालिसिस के साथ साथ करते हैं, बट इट इज़ नॉट रूटीनली डन। ओके। यूजुअली इसके इंडिकेशन होते हैं कि आपके बहुत ज़्यादा ब्लास्टोसिस नहीं बन रहे, मतलब डे 3 तक तो एम्ब्रियो सही जा रहा है। मैंने आपको बोला था डे 3 तक तो मैटरनल क्रोमोसोम पे चल रहा है, उसके बाद द पैटर्नल जेनोम किक्स इन। तो डे 3 तक आपके एम्ब्रियोज बन रहे हैं, लेकिन वो डे 5 तक नहीं जा पा रहे। तो मान लीजिए आपने 20 अंडे किसी पेशेंट के इंजेक्ट किए हैं, उसमें से आपको 15 एम्ब्रियो मिल गए, लेकिन अल्टीमेटली ब्लास्टोसिस आपको 1-2 ही मिल रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स में DFI करना चाहिए। या तो कोई बिगिनिंग से ही इंडिकेशन हो कि जैसे पेशेंट का स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, पेशेंट ओबीस है, पेशेंट डायबिटिक है, तो इन सब केसेस में यू शुड डू अ DFI टेस्ट। सो DFI हम एकदम शुरू में पेशेंट को बोलते हैं, या यू जस्ट गो अहेड विद 1 or 2 IVFs, सक्सेस नहीं हो रहा है, देन डॉक्टर सजेस्ट? नॉर्मली अगर कोई इंडिकेशन नहीं है तो हम उसको सजेस्ट नहीं करते हैं। ओके। बिकॉज अगेन इट्स एन एक्सपेंसिव टेस्ट। राइट। उतना जैसे सीमेन एनालिसिस वगैरह हो जाता है उतना नहीं है, ये उससे थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। एंड नॉर्मली इफ़ वी आर सीइंग दैट, क्योंकि हम जब मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की लेते हैं तो हमें उनके लाइफस्टाइल का इसका उसका पता चल ही जाता है। एंड इफ द पेशेंट इज़ नॉट डायबिटिक, इज़ नॉट ओबीस, ही इज़ नॉट अ स्मोकर, तो DFI तब के तब करने में कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हैं, बट इतना ज़रूरी भी नहीं है शुरुआत में कर देना। सो अननेसेसरी टेस्टिंग हम अवॉइड कर सकते हैं? हाँ, अननेसेसरली करने की ज़रूरत नहीं है, बट डेफिनेटली अगर आपके एम्ब्रियोज नहीं पहुंच रहे हैं ब्लास्टोसिस स्टेज तक, या ऐसा कुछ है, व्हेन यू वांट टू फाइंड आंसर्स, राइट, देन यू कैन फाइंड विद इन DFI। एंड जिन पेशेंट्स का DFI होता है, फिर हम उसको एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह दे के DFI बेटर करने की कोशिश कर सकते हैं। प्लस वी टेल स्मोकर्स टू स्टॉप स्मोकिंग, हम लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट करते हैं, डाइट इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट करते हैं, सो दैट पेशेंट्स का DFI कम हो। एंड देन वी रिपीट द टेस्ट आफ्टर 3 months ऑफ डूइंग दिस, बिकॉज स्पर्म मैच्योरेशन साइकिल इज अबाउट 72 days, तो 72 days लग जाता है। तो हम अराउंड 2.5-3 महीने के बाद में दोबारा से टेस्ट करते हैं टू सी कि हाउ दिस न्यू लॉट ऑफ स्पर्म इज, इसमें DNA फ्रैगमेंटेशन है कि नहीं। अब मान लीजिए कुछ भी करके DNA फ्रैगमेंटेशन कम नहीं हो पा रहा है स्पर्म का, तो इन दैट केस वी कैन डू टेस्टिकुलर बायोप्सी। ओके। डायरेक्टली हमारे पास में एक पेशेंट थे ऐसे जिनका कुछ भी करके DFI कम नहीं हो रहा था, तो हमने उनकी टेस्टिकुलर बायोप्सी करी, डायरेक्टली टेस्टिस में से स्पर्म ले लिए, एंड टेस्टिकुलर स्पर्म्स हैव नोन टू हैव स्लाइटली लेसर फ्रैगमेंटेशन एज कंपेयर टू इजैकुलेटेड स्पर्म। और ये पेनफुल प्रोसीजर है या टेस्टिकुलर बायोप्सी? इट्स माइल्डली पेनफुल, तो डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट की टॉलरेंस लेवल कितनी है, हम लोकल या जनरल एनेस्थीसिया में इसको कर सकते हैं। आफ्टर दैट द पेशेंट एक्सपीरियंसेस माइल्ड डिस्कम्फर्ट फॉर अबाउट 3 to 4 days, बट दैट्स अबाउट इट। सो बेसिकली हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, मेडिकल साइंस
एडवांस्ड है, हमारी लैब्स अच्छी हैं और हमारे पास बहुत अच्छे एजुकेटेड एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। सो डॉक्टर, एक पेशेंट की तरह अगर मैं आपके क्लिनिक पे आई हूँ या किसी भी क्लिनिक पे गई हूँ, सो मुझे क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए जिससे मुझे लगे कि यस, ये क्लिनिक अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छे हैं एंड आई कैन डू माई प्रोसीजर विद देम? देखिए, मोस्टली जो पढ़े लिखे पेशेंट्स होते हैं वो तो अपनी रिसर्च पहले से करके आते हैं। बिल्कुल। एंड आई विल नॉट डिनाई कि हम लोग आज बहुत सारे IVF सेंटर्स हो चुके हैं एंड एवरीबडी इज क्लेमिंग टू डू द सेम थिंग, हैव वेरी ग्रेट रिजल्ट। सो हाउ एग्जैक्टली अ पेशेंट शुड चूज़ कि ये सेंटर आपके लिए अच्छा है कि नहीं? ठीक है, सबसे पहले तो आप डॉक्टर से बात करें। आपको डॉक्टर पे ट्रस्ट होना चाहिए। बिल्कुल राइट। अगर मान लीजिए आपको तभी लग रहा है कि नहीं, कुछ तो सही नहीं है, बिकॉज इन IVF एक टीम है एंड दिस टीम इंक्लूड्स 3 people, द पेशेंट, द डॉक्टर एंड द एम्ब्रियोलॉजिस्ट। तो अगर आपको अपने टीम मेंबर पे ही पूरा विश्वास नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ वहाँ से अपना ट्रीटमेंट ना करवाएं, बिकॉज IVF कैन नेवर बी 100% गारंटीड थिंग। राइट। तो आपके डॉक्टर आपको क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उनका आपकी तरफ से एटीट्यूड क्या है, ये सब आप यू बी द बेस्ट जज फॉर इट। सेकेंडली, प्लीज़ डू चेक कि डॉक्टर की डिग्रीज़ और एक्सपीरियंस क्या है। थर्डली, आप ये भी चेक करें कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट वहाँ पे कौन है, बिकॉज कमिंग बैक टू द सेम थिंग, अल्टीमेटली हम ही लोग हैं जो लैब में आपके एम्ब्रियोज बनाएंगे। आपके डॉक्टर आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग कितनी भी अच्छी तैयार कर दें, पर अगर आपके एम्ब्रियोज अच्छे नहीं हैं तो वो इम्प्लांट करने जा नहीं रहा है। तो जहाँ आप एम्ब्रियोलॉजिस्ट से बैठ के बात कर सकते हैं, और देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हम अपने सेंटर में क्या करते हैं कि जब पेशेंट का पिकअप हो जाता है उसके बाद डॉक्टर का काम ख़त्म हो जाता है। right. फिर देन आई कीप इन टच विद द पेशेंट। मैं उन्हें बताती रहती हूँ कि भाई आपके इतने एग्स रिट्रीव हुए, उसमें से आपके इतने मैच्योर थे, आपके इतने एम्ब्रियोज बन गए हैं, आज हम इतने एम्ब्रियोज फ्रीज़ कर रहे हैं। फिर फ्रीजिंग के टाइम पे हम पेशेंट का भी इनपुट लेते हैं कि आप कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। तो देयर आर पेशेंट्स हु से कि नहीं जी, हम एक बार में तो एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराएंगे। तो फिर हम उस हिसाब से फ्रीज़ करेंगे कि हम एक बार में एक ही एम्ब्रियो थॉ करें। राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वॉल्व द पेशेंट इन योर डिसीजंस। तो यू शुड फील इन्वॉल्व इन योर ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है कि बस डॉक्टर ने बोल दिया हाँ जी आपका ये करना है और बस आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। डॉक्टर शुड बी रेडी टू लिसन टू यू, एम्ब्रियोलॉजिस्ट शुड बी रेडी टू लिसन टू यू एंड यू शुड डेवलप अ रैपो। तो डेफिनेटली आप ये देखिए कि आपकी एम्ब्रियोलॉजिस्ट की क्वालिफिकेशन क्या है, वो उस सेंटर पे फुल टाइम है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारे सेंटर्स में फुल टाइम एम्ब्रियोलॉजिस्ट नहीं होते। राइट। वो आते हैं, आपका काम करते हैं, चले जाते हैं। मान लीजिए कि सुबह में पिकअप हो रहा है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट को शाम को 5 बजे तक टाइम नहीं मिल रहा है, तो इतनी देर तक आपके एग्स बिना फर्टिलाइज हुए इनक्यूबेटर में पड़े हुए हैं, और उसके बाद ना आपका एम्ब्रियो स्टेटस जो भी है एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर को कन्वे कर रहा है, डॉक्टर आपको बता रहा है, यू गेटिंग अ सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन लाइक दैट। तो प्लीज़ इंश्योर दैट द टीम दैट यू आर वर्किंग विद, फर्स्ट ऑफ ऑल you can trust them, and secondly they are qualified to do their job. Right. Interestingly, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो ये पूछते हैं कि आपका पूरा प्रोसीजर यहीं होगा ना? हाँ, राइट, लैब। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स वो ऐसा बोलते हैं पेशेंट्स को कि भाई हम यहीं होगा, यहीं करेंगे, तो वो स्टिमुलेशन तक अपनी जगह पे करा लेते हैं और फिर उसके बाद पिकअप के दिन बोलेंगे चलिए हम आपको बस अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं, आपका पिकअप करा देंगे। तो समटाइम्स पेशेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल विद द आइडिया। तो हमारे वहाँ पेशेंट्स हमें पूछते हैं एंड वी एक्चुअली गिव देम अ टूर ऑफ आवर फैसिलिटी कि आप यहाँ आ गए, आपको फिर और कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। वी हैव एवरीथिंग इन हाउस। इनफैक्ट जो लीगल वर्क भी होता है, पेपर वर्क जो डोनर्स वगैरह के लिए भी होता है, दैट ऑल्सो वी इंश्योर कि जो नोटरी लॉयर हैं वो यहीं पे आ जाएं, एंड वी डू एवरीथिंग राइट हियर। वी डोंट सेंड आवर पेशेंट्स एनीवेयर एल्स जब तक कि सरोगेसी नहीं होता, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। राइट। तो अगर आप एक बार जननी IVF में एंटर कर गए, फिर आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है।
आपके टेस्ट, आपके स्कैन, आपका सीमन एनालिसिस, आपका ओपीयू, आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, वो सब यहीं पे होगा अंडर वन रूफ। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ अपने पेशेंट से, अपने क्लाइंट से कि प्लीज़ आप हिडन कॉस्ट के बारे में भी जानिए। कई बार लोग कहते हैं कि इस क्लिनिक पे तो 70,000 में हो रहा है आईवीएफ, हमने इस डॉक्टर के पास गए उसने तो 1.5 लाख बोल दिया। अरे ऐसे कैसे मैम, इतना डिफरेंस है। सो उसमें हिडन कॉस्ट है। सो आप कैसे उस कॉस्ट को, मतलब हाउ यू प्रोवाइड दैट कॉस्ट ब्रेकअप टू योर पेशेंट्स? So we have a payment schedule. ओके। That is how we are transparent. उस पेमेंट शेड्यूल में एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, जो भी आईवीएफ में लगता है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टिमुलेशन टू एग फ्रीजिंग टू एम्ब्रियो मेंटेनेंस टू एम्ब्रियो फ्रीजिंग से लेकर आपका टेस्टिकुलर बायोप्सी, हिस्ट्रोस्कोपी, जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं इनफर्टिलिटी रिलेटेड, वो सब उस पेमेंट शेड्यूल पे लिखे हुए हैं। और उनका कॉस्ट उनके सामने लिखा हुआ है। तो जब आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको वही पेमेंट शेड्यूल देंगे, ठीक है, जिसपे आपका नाम लिखा होगा, जो जो प्रोसीजर्स आपके लिए वैलिड हैं। जैसे कि आप सेल्फ पे जाना चाहते हैं तो सेल्फ डोनर क्रॉस कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपको लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत नहीं है, आपको टेस्टिकुलर बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है, वो क्रॉस कर दिया जाएगा। आपका रेलेवेंट जो भी है वो टिक मार्क लगा के आपको हम सामने ही दे देते हैं। वही वहाँ से कॉस्ट पूरा कैलकुलेट, वहीं से कॉस्ट पूरी कैलकुलेट हो जाती है। जैसे आजकल लोग एड्स भी निकाल रहे हैं कि 50,000 में कर देंगे, ये 50,000 तो जब आप दे देंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि अब आपको कितने पैसे देने हैं। और क्योंकि आप 50,000 ऑलरेडी दे चुके हैं तो फिर आप देते चले जाएंगे। फिर उसके बाद वो आपको इंजेक्शन का कॉस्ट लगा देंगे, फिर वो आपको बोलेंगे कि भाई आप एम्ब्रियो ग्लू का इतना कॉस्ट लगेगा, ये दे दीजिए, लेज़र हैचिंग का इतना कॉस्ट लगेगा, वो दे दीजिए। तो ऐसे कर करके वो कुछ मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, पर कुछ सेंटर्स हैं जो ऐसे कर करके अपना कॉस्ट बढ़ाते हैं। तो अगर आप हमारे पास नहीं, आप किसी भी सेंटर में अगर जा रहे हैं तो आप उन्हें साफ साफ बोल दीजिए कि आप हमें शुरुआत में ही बता दीजिए कि हमारा कितना खर्चा अल्टीमेटली आने वाला है, सो दैट लेटर ऑन यू डोंट हैव एनी हिडन चार्जेस। आप डॉक्टर से लिखवा लीजिए, उनका साइन ले लीजिए, क्योंकि यही हम करते हैं, हम साइन पेमेंट शेड्यूल देते हैं ताकि और ये हमारे लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि हमने पेशेंट को एक कमिटमेंट दे दी। अब क्या है कि देखिए, इन्फ्लेशन के साथ कभी कभी कॉस्ट चेंजेस भी होते हैं, आफ्टर 2-3 ईयर्स कॉस्ट चेंजेस भी होते हैं। बट मान लीजिए हमने पेशेंट को एक कॉस्ट 3 साल पहले दे दिया था, जब वो पेशेंट हमारे पास में आएंगे तो उनके लिए वो कॉस्ट वैलिड रहेगा, क्योंकि हमने उन्हें लिख के दे दिया है। तो दैट इज़ हाउ वी कीप कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट। आप बस अपना पेमेंट शेड्यूल संभाल के रखिए। राइट। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का पूरा एपिसोड हमारे पॉडकास्ट का। एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या काम करता है, एक आईवीएफ डॉक्टर क्या काम करता है, लैब के अंदर आपके एम्ब्रियोज कैसे बनते हैं, मेल फैक्टर है तो उसको कैसे डील करेंगे। किसी ने बोला पीजीटी करवाइए और आपने सोचा अरे नहीं ये तो बहुत कॉस्ट है, तो आपको समझना है डोनर साइकिल है, देन ऑल्सो यू हैव टू टेक द कॉल। कोई नोटरी है, लीगल प्रोसीजर है, कॉस्ट है, कुछ भी है, आप अपने सेंटर में जाइए, डॉक्टर से बात कीजिए, उनकी पूरी टीम से बात कीजिए। कई बार लोग कहते हैं कि मैम इतने सवाल डॉक्टर से पूछूंगी तो डॉक्टर बोलेगा अरे आप तो बोलते बहुत हैं, आप तो पूछते बहुत हैं। आपका हक है, आपको सवाल करने हैं, क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर आपके लिए है। आईवीएफ आपके लिए ज़रूरी है, आईवीएफ आपके साथ हो रहा है, एंड यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, मनी, एनर्जी एंड ऑफ कोर्स इमोशंस आर ऑल्सो देयर। सो अगली बार एक आईवीएफ क्लिनिक सोच समझ के चूज़ कीजिए, और एम्ब्रियोलॉजिस्ट से मिलना तो बिल्कुल मत भूलिए। और जहाँ पे डॉक्टर आकांक्षा का नाम जुड़ा है वहाँ आप बिल्कुल बिंदास जाइए, प्रोसीजर करवाइए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू so much for joining today and it was pleasure talking to you. I hope लोगों को समझ आया होगा कि एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट सच में पर्दे के पीछे वाला हीरो है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। और आई एम हैप्पी कि शायद मैं कुछ लोगों के जो काफ़ी डाउट्स हैं, जो ले पीपल के डाउट्स हैं जो उनको होते हैं रिलेटेड टू आईवीएफ, वो मैं क्लियर कर पाई हूँ होपफुली। यस, थैंक यू। एंड व्यूअर्स, स्टे ट्यून, हम आपके लिए इंटरेस्टिंग एपिसोड्स लेके आएंगे। अगर आपको लगता है कि आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हमसे सुनना चाहते हैं, देन प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, हमें बताइए।
और भूलिएगा मत, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि एक छोटा सा शेयर आपके किसी जान पहचान वाले को, आपके किसी पड़ोसी को खुशियाँ दे सकता है। तो उसकी खुशियों में भागीदार बनिए एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल्स। थैंक यू।